हेलो दोस्तों, तो मेटलर्जी में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट मेटल का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं। जो मेटल है आयरन, मतलब अब हम लोग आयरन मतलब लोहा का निष्कर्षण पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, लोहा के निष्कर्षण। लोहा के निष्कर्षण, तो लोहा का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क से हम लोग क्या करेंगे, लोहा को आइसोलेट करेंगे। तो इसके मुख्य अयस्क कौन कौन है भाई, इसको देखते हैं जरा। मतलब मेन एंड चीफ कोर ऑफ आयरन, माने कि लोहा के मुख्य अयस्क कौन कौन होता है। तो लोहा के मुख्य अयस्क तुम्हारा बाबू हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट माने कि Fe2O, हेमेटाइट होता है। दूसरा मैग्नेटाइट मतलब Fe3O4 होता है। और सिडेराइट मतलब FeCO3, इसको बोलते हैं सिडेराइट। नेक्स्ट वन इज आयरन पैलेट, दैट मींस FeS2। ये सब लोहा के अयस्क होते हैं और इससे लोहा को हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे प्योरेस्ट फॉर्म में, है ना। अब देखिए इन सबों अयस्क से हम लोग हेमेटाइट को लेकर के यहां से हम लोग क्या करेंगे, लोहा को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो आपको पता है कि किसी भी धातु के निष्कर्षण में उसके अयस्क से जब धातु को अलग किया जाता है, तो जो अयस्क होता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसको चूर कर लेते हैं, है ना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप इतना लिख लो या शॉर्ट इसमें कर लो। फिर इसके स्टेप्स को समझ रहे हैं तो हम किसको लेकर के, किस अयस्क को लेकर के लोहा निकालेंगे भाई, तो हेमेटाइट को लेकर के, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर लोहा के तो बहुत सारे अयस्क हैं, लोहा के बहुत सारे अयस्क हैं। अब लोहा के बहुत सारे अयस्क में हम लोग किसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लोहा के मुख्य अयस्क हेमेटाइट, है ना, जो कि ऑक्साइड अयस्क होता है, से निष्कासित किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में कंप्लीट होता है, पूरा होता है। मतलब बट जनरली आयरन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय हेमेटाइट और विच कंप्लीट इन फ्लोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, लोहा के जो अयस्क हेमेटाइट है उसको चूर कर लिया जाता है। मतलब इतना करने के बाद अगला स्टेप्स को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि स्टेप फर्स्ट है क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर। मतलब स्टेप फर्स्ट में कि सबसे पहले लोहा, सबसे पहले अयस्क को चूर कर लिया जाता है। सबसे पहले अयस्क को क्या कर लेते हैं भाई, चूर, तोड़ लेते हैं, ग्राइंडिंग कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ओर इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर और, ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है भाई साहब, सेकेंड स्टेप में जब हम उसको चूर कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप में इसका सांद्रण करेंगे। मतलब जो अशुद्धियां है उसको हम लोग क्या कर देंगे, छांट देंगे, अलग कर लेंगे। मतलब कि स्टेप सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, माने अयस्क के सांद्रण। ऑक्साइड ओर है भाई, तो इसका सांद्रण हम लोग जनरली इट इज कंसंट्रेटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि अयस्क में किस तरह की अशुद्धियां है। अगर अयस्क में अशुद्धियां अचुंबकीय हो और अयस्क चुंबकीय हो तो इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हैं। जनरली ऑक्साइड अयस्क है तो इसका सेपरेशन बाबू हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब सामान्यतः इसका सांद्रण ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो ये इसका क्या हुआ, कंसंट्रेशन माने कि सांद्रण। स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड में इसका कैल्सिनेशन, निस्तापन या रस्टिंग कराएंगे। देखिए भाई साहब, ये ऑक्साइड अयस्क है और ऑक्साइड अयस्क होते हुए भी इसका रस्टिंग कराया जाता है ना। माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप दे करके इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑक्साइड में चेंज करते हैं। सर ये ऑक्साइड और ऑलरेडी है, फिर भी हम लोग इसका रस्टिंग करा रहे हैं, क्या मसला है? मसला ये है कि अशुद्धि के रूप में बाबू, अशुद्धि के रूप में FeS, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसे अशुद्धियां उपस्थित होती है, इसलिए इसका हम लोग क्या कराते हैं, रस्टिंग कराते हैं, है ना। मतलब ये ऑक्साइड अयस्क होते हुए भी इसका भर्जन किया जाता है, क्योंकि इसमें अशुद्धि दिस जैसी अशुद्धियां उपस्थित होती है। मतलब इट इज ऑक्साइड और बट इट इज रोस्टेड बिकॉज इन विच इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट लाइक
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, रस्टिंग में क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में देखिए क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस में क्या होंगे भाई साहब, तो यहाँ पर FeS है जो अशुद्धि है, सल्फाइड और अशुद्धि है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। इसको हीट करेंगे तो क्या बना, FeO। अगेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है साहब, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, FeCO3 है, इसका कैल्सिनेशन कराया जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तो इसको हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन, इसको कराएंगे तो ये टूट जाएगा बाबू, FeO और CO2 में टूट जाएगा, जिसका फिर से अगेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे भाई साहब, तो ये Fe2O3 अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई साहब, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सल्फर अशुद्धियाँ है, सिंपल प्रेजेंस में हीटिंग और ऑक्सीजन प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रक्रिया रस्टिंग की हो रही है, जहाँ से SO2 गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगेन आर्सेनिक बनाएगा H2O3, ये भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना, हीट करेंगे रस्टिंग प्रक्रिया। Sp2O3 है, ये भी ऑक्साइड बना करके सब वोलेटाइल ऑक्साइड है, बाहर निकल जाएगा। तो अशुद्धि देखिए कैसे निकलेगा। अब इसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, स्मेल्टिंग कराएंगे, है ना। तो इसको हम ऑक्साइड में चेंज कर लिए, ओवरऑल किसमें बदल लिए, ऑक्साइड में चेंज कर लिए। अब ऑक्साइड में चेंज करने के बाद इसका रिडक्शन कराएंगे, और इसमें रिडक्शन में वात्या भट्टी की आवश्यकता होती है, रिवर्टरी फर्नेंस की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कितना अपलोड कर सकते हैं। देखिए साहब होता क्या है, स्टेप 4 है, और इस स्टेप में क्या होता है साहब, स्मेल्टिंग होता है, माने कि यहाँ पर ओवरऑल रिडक्शन होता है, प्रगलन। तो इसमें क्या होता है, जो FeO3 मिल रहा है हमको निस्तापन या वर्जन के बाद जो Fe2O3 मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, इसको हम क्या करेंगे, कोक और लाइम स्टोन के साथ मिश्रण करेंगे, मिश्रित करेंगे, मिक्स कर देंगे, करके ब्लास्ट फर्नेंस में, वात्या भट्टी में, ब्लास्ट फर्नेंस में इसको विभिन्न स्थान पर क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, विभिन्न स्थान पर अलग अलग अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है ना। तो फाइनली अंततः यही होगा कि Fe2O3 तुम्हारा जो है उसमें कोक मिलाएंगे, लाइम स्टोन मिला करके वात्या भट्टी में इसका अलग अलग क्षेत्र में केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है ना, मतलब कि आप स्मेल्टिंग में ये पॉइंट आप लिख सकते हो। और वात्या भट्टी का काम क्या है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। यही तुम्हारा बाबू मेरे ब्लास्ट फर्नेंस है, ब्लास्ट फर्नेंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिक्चर थोड़ा छोटा करना है ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। स्पष्ट ही लिखा गया है, कोई समस्या नहीं होगा आपको। देखिए क्या होता है, वात्या भट्टी में क्या होता है, फर्नेंस में, ब्लास्ट फर्नेंस में क्या होता है कि एक भट्टी होता है ना, फर्नेंस होता है इस तरह का, और यहाँ से गैसेज निकलती है, ठीक है ना, गैसेज निकलती हैं इधर। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के आकार का होता है। इस भट्टी में, फर्नेंस में क्या है कि यहाँ से हम लोग Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में CaCO3 और कोयला मिलाते हैं, डालते हैं, ठीक है ना। तो इस भट्टी को, ब्लास्ट फर्नेंस को 4 भाग में बांटा गया, 4 क्षेत्र में बांटा गया। सबसे निचला जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं कंबशन जोन, दहन का क्षेत्र, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 21 से 70 केल्विन के आसपास होता है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्प्शन माने ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र, जिसका टेम्परेचर 15 से 70 केल्विन होता है ना। और फिर अगला जो जोन है, क्षेत्र है, एस्लेक जोन है ना, एस्लेक जोन का क्षेत्र है, मतलब इसका टेम्परेचर लगभग 1173 केल्विन, 70 केल्विन के आसपास होता है। और सबसे ऊपरी जो जोन होती है उसको रिडक्शन का क्षेत्र कहा जाता है, और रिडक्शन जोन कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 1073-70 केल्विन के आसपास होता है। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में केमिकल रिएक्शन अलग अलग होते हैं, और यहाँ से जो वेस्ट गैस है, माने जो खराब गैस है, यहाँ से बाहर निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इतना प्रोसेस होने के बाद नीचे जो आपको दिखाया गया है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ से तुम्हारा क्या निकलता है,
सॉलिड वाष्प माने स्लेग बाहर निकल जाता है ना। और यहाँ पर सबसे नीचे परत में इधर की तरफ जो सेपरेट हो रहा है ये मोल्टेन आयरन होता है, स्पंजी आयरन, स्पंजी आयरन जिसको पिग आयरन कच्चा लोहा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनके 4 क्षेत्र हैं और इसमें क्या क्या कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, तो अलग अलग क्षेत्र में केमिकल रिएक्शंस अलग अलग होती हैं। जैसे इसको आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला क्षेत्र कंबशन जोन क्षेत्र है। इसमें होता क्या है जरा देखते हैं। देखिए इस क्षेत्र में बाबू मेरे क्या होता है, ध्यान से देखिए। कंबशन के क्षेत्र में वात्या भट्टी में है ना, ब्लास्ट फर्नेस में इस क्षेत्र में क्या होता है, कंबशन जोन दहन का क्षेत्र जो है जिसका टेम्परेचर 170 केल्विन के आसपास होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, इस जोन में कोक जलता है, माने कार्बन जलता है और CO2 मुक्त करता है और हीट ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब इस जोन में, इस क्षेत्र में कोक जलता है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, कंबशन के क्षेत्र में, है ना। माने इन दिस जोन कोक बर्न्स एंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट, इस क्षेत्र में होता है। सेकेंड क्षेत्र जो है आपका हीट एब्जॉर्प्शन, जहां ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। मतलब सर एक बार फिर समझाइए। देखिए इस चित्र में होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वहां पर क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है और ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए तो इसको हीट एब्जॉर्प्शन जोन बोला जाता है ना। तो ये करके और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं जो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इसमें ये काम करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। Fe2O3 जो फेरिक ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करने का क्या करेगा, ये काम करेगा। और यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये प्रोसेस क्या होगा, इंडोथर्मिक, एक्सो नहीं इंडोथर्मिक। मतलब कि इस जोन में कोक के द्वारा CO2 के अणु CO में अवकृत हो जाते हैं। माने इन दिस जोन obtained CO2 reduce into CO by coke। अब देखिए अगला क्षेत्र, मतलब अगला क्षेत्र है स्लैग निर्माण के क्षेत्र। इस स्लैग निर्माण के क्षेत्र में क्या होता है भाई साहब, स्लैग निर्माण के क्षेत्र में क्या होता है, तो स्लैग का फॉर्मेशन होगा, निष्क्रिय पदार्थ का निर्माण होगा। मतलब कि इस जोन में CaCO3 विघटित होता है। किस प्रकार विघटित होगा भाई, CaCO3 CaO और CO2 में विघटित होगा, सिंपल है ना। और इसमें जो अशुद्ध SiO2 है उससे कॉम्बिनेशन करके स्लैग का निर्माण करेगा। माने SiO2 जो CO से कंबाइन करके CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट स्लैग जो वाष्प सॉलिड पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा स्लैग निर्माण का क्षेत्र था। अगला रिडक्शन का क्षेत्र है। रिडक्शन के क्षेत्र में क्या होता है, रिडक्शन के क्षेत्र में क्या होता है जरा ध्यान देंगे। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, इस जोन में फेरिक ऑक्साइड के अणु Fe में अवकृत हो जाते हैं जो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। माने कि ये पहला स्टेप है, जरा ध्यान देंगे कि पहला स्टेप Fe2O3 जो है CO से ये Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से CO2 निकलेगा। अगेन Fe3O4 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होगा FeO में और CO2 निकलेगा। और फाइनली तीसरा स्टेप में FeO रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जिसको रिड्यूस कर देगा किसमें, Fe में। यही जो हमको Fe मिलेगा ना, तो ये मोल्टेन आयरन मिलेगा जिसको पिग आयरन कहा जाता है, कच्चा लोहा कहा जाता है। यही तुम्हारा क्या है, कच्चा लोहा है। सबसे मतलब इम्प्योर फॉर्म लोहा का सबसे अशुद्ध रूप होता है पिग आयरन, कच्चा लोहा, ठीक है ना। तो पिग आयरन जो कि क्या होता है बाबू मेरे, पिग आयरन जो होता है मोस्ट इम्प्योर आयरन होता है। अब पिग आयरन में ना 95% लोहा होता है, अब 5% अशुद्धियां होती है। अब 5% में 4% कार्बन होता है और 1% मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस ETC पदार्थ उपस्थित होते हैं, है ना। ये लोहा का अशुद्ध रूप होता है जिसमें ध्यान रहे 95% लोहा होता है और 5% क्या होता है, अशुद्धियां होता है, जिसमें 4% कार्बन और 1% में मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या कर लिए, लोहा को सेपरेट कर लिए, है ना। अब एक नोट लिखा गया है कि जो रॉड आयरन होता है वह लोहा के सबसे शुद्धतम रूप होता है, माने रॉड आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, है ना। तो इस चीज को आप
सब सीक्वेंसली आप लिख लेंगे, आपको हम ग्रुप वीडियो के लिए शेयर कर देंगे। एक बार फिर से ब्लास्ट फर्नेस को आप समझ लीजिए। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है साहब, ब्लास्ट फर्नेस एक बार फिर समझ लो। ब्लास्ट फर्नेस, इन जो ब्लास्ट फर्नेस और एक चिमनी टाइप का ब्लास्ट फर्नेस होता है और इसमें 4 गो क्षेत्र होता है। कितना क्षेत्र होता है साहब? 4 गो क्षेत्र होता है, अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग क्षेत्र का टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे कम्बस्टन का क्षेत्र है, फिर हीट एब्जॉर्प्शन का क्षेत्र है, फिर स्लैग निर्माण के क्षेत्र है, अगेन रिडक्शन का क्षेत्र है ना। सभी क्षेत्र 4 क्षेत्र है, 4 भाग में इसको बांटा गया है। पहला कम्बस्टन जोन जिसका टेम्परेचर 2170 केल्विन के आसपास होता है और इस क्षेत्र में क्या होता है, जो कार्बन टूथ होता है जल करके CO2 बनाता है। और दूसरे स्टेप में हीट एब्जॉर्ब करके जो CO2 होता है CO में बदलता है, जो कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और तीसरा में स्लैग निर्माण होता है, जो लाइम स्टोन डाला जाता है और विघटित होता है और जो CaO अशुद्धियाँ होता है वह सिलिका के साथ केमिकल रिएक्शन करके स्लैग का निर्माण कर लेता है। और रिडक्शन के क्षेत्र में जो Fe2O3 है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से 3 स्टेप में रिड्यूस होकर फाइनल Fe देता है, जो कि कच्चा लोहा होता है, स्पंजी लोहा होता है। ये लोहा का सबसे अशुद्धतम रूप होता है, इम्प्योर फॉर्म होता है, जिसको पिग आयरन के नाम से जाना जाता है। 95% इस पिग आयरन में क्या होती है, लोहा होती है और 5% में 4% कार्बन अशुद्धियाँ होती है और 1% मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर जैसी अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ से क्या निकलता है साहब, यहाँ से हम लोग हॉट आयरन को पास कराते हैं, है ना, डिसकंटिन्यूअसली सप्लाई, मैंने रुक के यहाँ से गर्म हवा को पास कराते हैं, जिससे हल्की स्लैग जो होती है आराम से सॉलिड फॉर्म वाला जो हल्की स्लैग होती है, अकेले पदार्थ होती है, वह क्या हो जाती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। और जो लोहा नीचे बैठा होता है वह आ करके सीधे सीधे क्या हो जाता है, पिघलते हुए यहाँ आ जाएगा, जिसको मोल्टेन आयरन कहा जाता है, स्पंजी आयरन, पिग आयरन कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग लोहा के आज डिस्कशन कंप्लीट किए, ठीक है ना। और एक इसमें बच गया एल्युमिनियम के डिस्कशन, जिसको अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।